नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखने वाले हैं। जो 9 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपकी तैयारी के लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, पैटर्न भी देखना पड़ेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी समझना पड़ेगा। तभी तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब तक आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप पढ़ेंगे क्या। जो चीज़ पढ़ना हो उसको पहले समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह की पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है। दो चीज़ जानना है कि किस तरह पढ़ना है और क्या पढ़ना है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। तो ये सब को जानने के लिए मैं आज 9 दिसंबर को हुए जो सीटेट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो चीज़ है, आनुवंशिकता को भी ध्यान में रखना है और पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक एक करके हम लोग इसका देखेंगे क्या इसका अर्थ निकल रहा है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होता है। हम बच्चों के विकास की बात करें, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, तो कुछ पहलू शरीर के अंदर के होते हैं और कुछ शरीर के बाहर के होते हैं। शरीर के अंदर में आनुवांशिकता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कुछ शरीर के बाहर जैसे पर्यावरण, रहन सहन, समाज, ये सभी चीज़ें आपका बाहरी कारक हो गया। उनका आर्थिक स्थिति, ये सभी बच्चे के विकास में प्रभावित करता है, यानी दोनों प्रभावित करता है, आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ आंतरिक भी दिया हुआ है और बाह्य भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ये ही होगा। यहाँ दूसरा देख लीजिए इसको। लेकिन सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, केवल जीन के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देख चुका कि बच्चों का जो विकास होता है वो शरीर के आंतरिक कारकों से भी प्रभावित होता है और शरीर के बाहर वाले कारकों से भी प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर कहता है पूरी तरह से जीन यानी आंतरिक कारक पर, एक गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये गलत है। किसी का जन्मजात विकार कुछ है, परेशानियां है, उसको अच्छा खाना, अच्छे पौष्टिक आहार के द्वारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और पर्यावरण केवल भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं आता है। पर्यावरण बच्चों के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, इन सभी कारकों में भी प्रभावित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नहीं कहा जा सकता है, यानी इसमें से 4 में 3 कहा जा सकता है, एक नहीं कहा जा सकता है। तो कौन एक है उसको निकालना है हमको। 3 सही होगा, इसमें एक राइट आंसर नहीं होगा। तो एक हमको देखिए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, विकास
गुणात्मक चरणों में होता है, यह सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण और उपयोग करते हैं, यह सही है। बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, नए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और उस ज्ञान का उपयोग अपने ज़िंदगी में वो करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कोई काम को सीख गया, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर में भी तो काम सीखना पड़ता है और डॉक्टर बनने के बाद इसका उपयोग करता है। तो ज्ञान का निर्माण किया और उपयोग किया, यह सही है। अब तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आपका पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वह केवल विकास से संबंधित है। यहाँ पर अधिगम शिक्षण से संबंधित है। ये क्या है? शिक्षण से संबंधित है, इसलिए यही गलत है। देखिए, इसका सिद्धांत था विकास से संबंधित और यहाँ पर दे दिया शिक्षण, पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो एक गलत हो गया। और चौथा भी सही है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, निश्चित रूप से अपने पर्यावरण से संबंध स्थापित करते हुए क्रिया करते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए, यहाँ पर जरूर आप ध्यान देंगे कौन ये आंसर, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तभी आप यहाँ पर आंसर निकाल पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सी-टेट के एग्ज़ाम में आपको प्रश्न, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कठिन कम लेकिन समझने वाला ज़्यादा आएगा। यदि आप समझ गए तो आपका आंसर पक्का, नहीं समझ पाए तो दिक्कत। अभी आपने इसको देखा, पियाजे का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वैसे ही इसका नाम फेमस है, संज्ञानात्मक का विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर ये पढ़ाई लिखाई का दिया ही नहीं है, तो ये पढ़ाई लिखाई का नहीं था। इसी तरह से आपको हर यूनिट में या हर प्रश्न में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, यह मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। इस प्रश्न को हल करने के पहले आप जिन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक विचार के सिद्धांत को थोड़ा सा देख लें, तब आपका क्लियर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक विचार या उसका जो सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें बताया था 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र का अवस्था होता है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। इसमें बच्चे यहवादी हो जाते हैं। बच्चे अनुत्कर्मणीय, मतलब दूसरा का देख करके अनुत्कर्मणीय करने, वो देख करके अनुकरण, नकल करने लगते हैं। बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अब यहाँ पर आया कि ये मेरा आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 3 मिला, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास इसमें नहीं हो पाता है। यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार मतलब अमूर्त विचार, ये क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में अमूर्त विचार, यहाँ पर बच्चों का उतना ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है, इसलिए राइट आंसर होगा। देखिए, चौथा, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। के अलावा, यहाँ पर के अलावा मतलब के इसके अलावे, यानी यहाँ पर क्या देना है? निम्नलिखित कारकों से खेल युवा, यानी खेल युवा बच्चों में
विकास में, युवा बच्चों में खेल के विकास में युवा बच्चों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। जब बच्चों में खेल का विकास होता है तो क्या क्या बच्चे सीख पाते हैं? सबसे पहले वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। कोई भी खेल खेलेगा, वहाँ पर शरीर पर जो गति संचालन करना होता है, सामंजस्य, मान लीजिए वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलते समय उसका गेंद और उसका हाथ कैच करने के लिए सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर रहा है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी सही है। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। नहीं, यहाँ बच्चे समय बिताने के लिए नहीं जाते हैं। बच्चे यहाँ पर समय बिताने के लिए नहीं जाते हैं, वे नए कौशल हासिल करते हैं, यह भी सही है। बच्चे यहाँ पर कौशल हासिल करते हैं। आपको आंसर देते समय लगेगा कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ चुनना है। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक अच्छा उत्तर कौन सा है, ये चुनने को होता है। तो यह समय बिताने का सुखद तरीका नहीं, बच्चे समय बिताने जाते हैं, लेकिन यह जो है सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ये होगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? यानी कौन सा प्रश्न बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करता है, सोचने के लिए आमंत्रित करता है, बच्चे सोचने लगते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? मान लीजिए जब बच्चा उसका आंसर जान रहा है तो सोचेगा क्या? आप पूछे एप्पल, ए फॉर एप्पल का क्या अर्थ होता है, यदि वह जानता है तुरंत कह देगा सेब। क्या उसने यहाँ पर सोचा? नहीं। सही जवाब क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब क्या है? जान रहा है तुरंत आंसर। इसमें भी सोचने के लिए इन्हें आमंत्रित नहीं कर रहा है। क्या इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जो स्थिति दिया हुआ है वही स्थिति के बारे में सोच सकता है, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। विभिन्न तरीके से इसे कैसे हल कर सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? अलग अलग तरीका, अलग अलग जब तरीका के बारे में बोल रहा है तब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। इस तरीके से कैसे हल करेंगे, इस तरीके से कैसे हल करेंगे, इस तरीके से कैसे हल करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर 4 हुआ कि बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी अधिक सोचने के लिए, अधिक कब सोचेगा? जब बच्चे विभिन्न तरीकों के बारे में सोचेगा। चलिए आगे का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील विकास यानी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन। यहाँ पर चारों ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे अच्छा वर्णन कौन होगा? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। दोस्तों सबसे पहले हमको प्रगतिशील शिक्षा समझना पड़ेगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी ने दिया था। अब जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा जब दिया तो इस अवधारणा के अनुसार क्या बोला था, इसको समझना पड़ेगा, तभी तो हम इसको सही और गलत कर सकते हैं। तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जब दिया तो इन्होंने बताया कि बच्चे स्वयं करके सीखें। बालक स्वयं करके सीखने पर जोर दिया। स्वयं, तो यहाँ पर बच्चे किस में स्वयं करके सीखते हैं
इस पर ध्यान देना है। रैंकिंग, समूह बनाना, यहाँ शिक्षक आ गए। छात्रों की लेबलिंग करना, क्षमता समूह बनाना, यहाँ पर शिक्षक आ गए। रैंकिंग, यहाँ पर भी शिक्षक आ गए। लेकिन जॉन डीवी ने कहा बालक स्वयं सीखेंगे। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, यहाँ पर बच्चे स्वयं सीख रहे हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं। परियोजना में बच्चे खुद करते हैं और दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं। ये तीनों आपका जॉन डीवी के सिद्धांत यानी प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत से मैच करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए 7वां, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फिर वही प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डीवी का सिद्धांत। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत दिया था। अब उस सिद्धांत को थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा। तो जॉन डीवी का जो प्रगतिशील शिक्षा था, इसके अनुसार बच्चों का यानी बच्चों को सामाजिक विकास के अवसर मिले, अवसर उपलब्ध हो, यानी बच्चों को ऐसा अवसर मिले जिससे बच्चों में सामाजिक विकास हो, जनतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। इस तरह का अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत कह रहा है। तो देखिए, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसमें कौन सा कथन में ये लागू होता है, ये नियम किस में लागू हो रहा है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यहाँ पर इस बिंदु से कहीं नहीं निकल रहा है कि सामाजिक विकास और जनतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। इस बिंदु में कहीं भी नहीं लग रहा है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। यहाँ पर अवसर आप कैसे प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी कोई सटीक आंसर नहीं दिया हुआ, यह भी नहीं होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास दे दिया, प्राकृतिक दुनिया में आपका जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्य, ये दोनों आ गया। तो इसमें दोनों छिपा हुआ है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हुआ। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चलिए आगे 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले आपको कोहल वर्ग के सिद्धांत को माइंड में लाना जरूरी है। कोहल वर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास या चारित्रिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास या चारित्रिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार नैतिक विकास 3 चरणों में होता है और इन 3 चरणों में 6 अवस्थाएं होता है। एक कोहल वर्ग के अनुसार था और इसमें बताया कि बच्चों का नैतिक परिपक्वता इस बात पर निर्भर होता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता हुआ हो, यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता के समर्थन और सहयोग से नैतिक परिपक्वता संभव है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यह राइट आंसर है। जब यही राइट आंसर है, हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सबसे पहले निकटवर्ती विकास
का सिद्धांत किसने दिया, क्या दिया, इसको हमको अपने माइंड में लाना पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं लीव सिमोन वाइगोत्स्की, इन्होंने निकटवर्ती सिद्धांत के बारे में बात किया है। इसके अनुसार बच्चे अपने वास्तविक स्तर से, जिस स्तर में अभी बच्चा है, वास्तविक स्तर से आगे भी सोच सकता है, आगे की भी समस्याओं को हल कर सकता है। वो आगे के भी स्तर को, आगे की समस्या को भी हल कर सकता है, आगे की समस्या चिंतन यानी सोच सकता है। कब? जब उन्हें वास्तविक सहयोग मिले, जब उन्हें वास्तविक सहयोग मिले या मार्गदर्शन कोई करे। यदि बच्चों का सही रूप से मार्गदर्शन हो तो बच्चे जिस स्थिति में है उससे आगे के बारे में भी सोच सकता है, समझ सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। ये निकटवर्ती विकास का सिद्धांत लीव सिमोन वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। अब इसमें हम लोग देखिए ये चीज़ किस में पकड़ रहा है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। यहाँ पर वास्तविक यानी जो सहयोग वाला बात है इसमें नहीं आ रहा है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है, यहाँ पर भी नहीं आया। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यहाँ पर जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर, देखिए यहाँ पर सहयोग आ गया, और कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, जो भी कार्य था उसको स्वयं कर सकता है, यानी अपने स्तर से, सहयोग के अपने स्तर से आगे का कर रहा है कोई काम को। तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को, जिस तरीके से बता रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है, या फिर इसमें मैं कोई बदलाव करूँ, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँ, जो ज़्यादा मैं डिफिनेशन करने लगता हूँ, ज़्यादा चर्चा करने लगता हूँ, ये नहीं करूँ, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में करेंगे और आपका कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। जिस तरह के अधिकतम कमेंट्स आएंगे कि नहीं ज़्यादा बातचीत इस तरह से नहीं करना है या करना है, दो बातें, इस तरह से लंबा बातचीत करके समझाना या शॉर्ट में चलना, दो बातों को आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि शॉर्ट में चलिए या ठीक है यही अच्छा है। जिस तरह से आप लोग बताएंगे उसी तरह से मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको जो अच्छा लगेगा वह मुझे देने में पसंद आएगा, उसी देने में मुझे खुशी आएगी। तो ये आप ज़रूर देखेंगे। चलिए आज हम लोग 10 ही प्रश्न करेंगे, 11 का प्रश्न आगे के वीडियो में करेंगे। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, यहाँ पर उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों को बात करना है। स्त्री लक्षणें वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। देखिए, ऐसा पुरुष जिसमें स्त्री का लक्षण हो उसको हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहेंगे। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यहाँ पर मर्दाना गुण भी और स्त्री के भी गुण भी, उभयलिंगी व्यक्तित्व में दोनों गुण हो, जिसमें मर्दाना गुण भी हो और स्त्री का गुणों का समायोजन हो, तभी उसे हम उभयलिंगी कहेंगे। यहाँ पर केवल पुरुष वाला गुण दिखा रहा था तो ये सही आंसर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों गुण हैं, मर्दाना गुण और स्त्रियों का गुण, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और आप लोग जैसा कहेंगे मैं उस तरह का वीडियो बनाने में सक्षम हूँ, हम उस तरह से बना सकते हैं। आप यदि कहेंगे और थोड़ा लंबा डिफिनेशन करके बनाइए, मैं वह भी कर सकता हूँ, शॉर्ट करने कहेंगे वह भी कर दूंगा, और केवल पॉइंट इसमें कौन आंसर आया ये चलिए सही है, इस तरह से भी मैं बता सकता हूँ, आपकी इच्छा पर, आप सबों की इच्छा पर।
आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगा, आपको जब पसंद होगा तभी तो आप देखेंगे। इसीलिए आपकी पसंद को मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक बार मिलते हैं आगे के वीडियो, जो ये नेक्स्ट टॉपिक बच गए इसको लेकर के। जय हिंद।